हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस की फुल प्रिपरेशन कराते हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। हेल्पफुल इसलिए होती है क्योंकि हम लोग पढ़ते इसी तरीके से हैं, पहले थ्योरीज पढ़ते हैं, फिर एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, फिर वन लाइनर सॉल्व करते हैं। और इस तरीके की जब हॉलिस्टिक वे में पढ़ाई होती है तो एग्जाम में एग्जीक्यूट करने के लिए काफ़ी आसान हो जाता है। अमूमन जो लोग तैयारी करते हैं वो इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं, इसीलिए वो काफ़ी समय तक सिलेक्शन से दूर रहते हैं। वो पहले पन्ने से पढ़ेंगे और आखिरी पन्ने तक पढ़ेंगे, फिर इसको रख देंगे, फिर जब उसका नंबर बाद में साल 6 महीने बाद आएगा पता चला जो पहले पढ़े रहते हैं वो भूल जाते हैं। तो जब इस तरीके से एक तरीके से पढ़ाई होती है, पहले थ्योरीज, उसमें मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, फिर एमसीक्यूज, फिर वन लाइनर, तो चीजें हमारे दिमाग में लॉन्ग टाइम तक बनी रहती हैं और हम लोग एग्जाम में सफल होने के चांस हम लोगों के ज्यादा हो जाते हैं। तो इस तरीके की पढ़ाई हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के अभी तक पढ़ रहे हैं और आगे भी ऐसे ही चलता चलेगा दोस्तों, ठीक है। हम लोग भागनों पढ़ रहे थे जिसमें पंचायतें हैं, इसमें हम लोग थ्योरीज पढ़ चुके थे और उसमें भी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर चुके थे। अब हम लोगों का पंचायती राज का एमसीक्यूज है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। और लगभग 55 क्वेश्चन है, आप लोग पूरा अटेंड करिएगा, पूरा एक बार फिर से आपका रिवाइज हो जाएगा। अब पहला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की संकल्पना की गई? 3 सोपान का मतलब त्रिस्तरीय, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, ठीक है। तो किस भाग में? भाग 9 में है। अब यहां से भाग 9 में हम लोग ये देखते हैं कि जो पंचायती राज व्यवस्था हमारे संविधान में ऐड की गई थी वो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 1993 में ऐड की गई थी, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है। अब इसी के तहत हमारे संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। अब लेकिन यहां से कंफ्यूजन होता है, हम लोग तो पढ़े थे कि हमारे संविधान में भाग 22 हैं, 22 भाग हैं, 1 से लेकर के 22 तक संविधान के प्रारंभ में ही। तो ये भाग 9 तो 92 में जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन। तो ये क्या मैटर है? तो मैटर ये है दोस्तों, जब हमारा संविधान प्रारंभ में था, लागू हुआ था, तो भाग 22 ही थे। और हम लोग पढ़ते हैं भाग 6, भाग 7, भाग 8, भाग 9, ठीक है। भाग 6 में आज भी पढ़ते हैं राज्य है, ठीक है। और देखिए भाग 8 में आज भी पढ़ते हैं संघ शासित प्रदेश है, ठीक है। ये 7 और 9 को 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत रद्द कर दिया गया। क्यों? क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके थे, जब हम लोग भाग 1 पढ़े थे संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, तो उसमें हम लोग देखे थे कि जो 1953 में दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग आया था, जिसको फजल अली आयोग भी कहते हैं, उसने अनुशंसा की थी कि ये भाग 7 और भाग 9 को निरसित कर दिया। तो भाग 7 और भाग 9 को निरसित कर दिया गया था और जो भाग 7 में था उसको भाग 6 में राज्य सम्मिलित कर दिया गया था और भाग 9 में अंडमान और निकोबार आता था, उसको भाग 8 में सम्मिलित कर दिया था, मतलब संघ शासित प्रदेश में, ठीक है। इस तरीके से भाग 7 और भाग 9 1956 में निरसित हो गया था। फिर 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से भाग 9 फिर से जोड़ा गया, भाग 9 में चीजों को जोड़ा गया, उसको पुनर्जीवित किया गया दोस्तों, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन 1992 कब से लागू हुआ? 92 में तो आया, लेकिन लागू कब से हुआ दोस्तों? 24 अप्रैल 1993 में। इसको इस चीज को जब हमने पहली बार देखा था तो ही हमको एक झलक में ही याद हो गया था। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि 24 अप्रैल 1973 को सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन है, मतलब क्रिकेट में थोड़ा रुचि है, तो सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन पता था हमको, तो 24 अप्रैल से हमने इसको तुरंत रिलेट कर लिया दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे चीजों को आप लोग भी रिलेट किया करिए, ठीक। अब इसका भी आंसर हो जाएगा। तीसरा है, नीति निदेशक तत्व इस अनुच्छेद में पंचायत के गठन और सशक्तिकरण की बात करता है, मतलब डीपीएसपी में पंचायती व्यवस्था का उल्लेख कहां पर किया गया है? तो अनुच्छेद 40 में उल्लेख किया गया है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? तृणमूल लोकतंत्र है, तृणमूल कांग्रेस नहीं है, चला जाइएगा ममता बनर्जी जी के पास, ठीक है। ऐसा नहीं है, तृणमूल कांग्रेस। तृण का मतलब घास होता है, मूल का मतलब जड़ होता है, तो ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी, मतलब जमीनी स्तर पर, स्थानीय स्तर पर ये पूछ रहा है। तो क्या है वो? पंचायती राज पद्धति है दोस्तों, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। पांचवा है, पंचायती राज व्यवस्था को स्वशासन की इकाई के रूप में कब संगठित किया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था को स्वशासन की इकाई के रूप में कब संगठित किया गया था? क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना से था? नहीं। नीति के निदेशक तत्व से, इसमें अनुच्छेद 40 में तो वर्णन है लेकिन संगठित नहीं किया गया था दोस्तों, ठीक है। मूल अधिकारों में भी नहीं है, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको संगठित किया गया था, तो डी इसका आंसर सही हो जाएगा। सिक्स्थ है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल को कब जोड़ा गया? तृतीय तल का मतलब, जैसे एक हम लोग देखते हैं संसद का है, दूसरा देखते हैं हम लोग विधानसभा है या विधानमंडल है, तीसरा ग्रामीण स्तर पर आ जाता है, तो तृतीय तल ये आ जाता है, ठीक है।
तो कब जोड़ा गया ये? 1993 में। अभी देखें तो 24 अप्रैल 1993 है कि नहीं? 24 अप्रैल 1993 में, ठीक है। और लागू कब हुआ? मतलब लागू 24 अप्रैल 1993 को किया गया था और आया कब तक? 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, ठीक। 7वां है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक तो लॉर्ड रिपन कहलाते हैं स्थानीय स्वशासन के जनक। 1880 से 1884 तक इनका शासनकाल था और इनके द्वारा जो 1882 का जो संकल्प प्रस्तुत किया गया था उसको स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ठीक है। ये सब चीजें हम लोग थ्योरीज में पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े होंगे तो जाके जरूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है। 8वां है, पंचायत का कार्यकाल संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? कार्यकाल ई में है, ई कार्यकाल है तो अनुच्छेद 243 ई में है, ठीक है। डी में क्या है? रिजर्वेशन है, आरक्षण है। आई में क्या है? आई में वित्त आयोग है। के में क्या है? के में निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग, ठीक। ये चीज हो गई। 9वां है, 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य दोस्तों कर्नाटक था और अभिपालन करने वाला पहला राज्य दोस्तों कौन सा था? मध्य प्रदेश था, ठीक है। ये ध्यान देना है। और 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 1959 में शुरू किया गया था, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है। और राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था, ठीक। 10वां है, पंचायत संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आती है? अब अनुसूची हमको देखना तो अनुसूची 11वीं अनुसूची आती है, ठीक है। अब देखिए, वैसे अगर पूछा जाएगा तो इसकी 11वीं अनुसूची आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी बाद में, ठीक है। लेकिन इसमें 7वीं अनुसूची का मतलब यह है पंचायत का जो विषय है वो विषय किस अनुसूची में आता है, ठीक है। विषय किस अनुसूची में? राज्य सूची, समवर्ती सूची या संघ सूची, तो उस संदर्भ में 7वीं अनुसूची आ जाता है, ठीक है। राज्य सूची का विषय है। 11वां, ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? हम लोग पढ़ चुके हैं और ग्राम सभा के बारे में अनुच्छेद 243 जिक्र करता है। ग्राम सभा बताता है क्या है? तो ग्राम सभा को बताता है कि ग्राम स्तर पर जो पंचायत क्षेत्र होता है उसके जो निर्वाचक नामावली में जो पंजीकृत लोग होते हैं वो होते हैं ग्राम सभा, ठीक है। तो ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग होते हैं ग्राम सभा दोस्तों। मिलकर के जो एक निकाय बनती है, मतलब ग्राम सभा की जो पंचायत स्तर पर जो निर्वाचक नामावली होती है उसमें जितने लोगों का नाम शामिल होता है 18 प्लस का, उनसे बनी निकाय क्या होती है? वो ग्राम सभा होती है दोस्तों, ठीक है। 12th है, भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, मतलब पंचायत एक्सटेंडेड टू शेड्यूल्ड एरियाज कब पारित किया गया? तो पारित किया गया था, हम लोग पढ़े, पेशा एक्ट 1996 को पारित किया गया था, ठीक है। किस समिति की अनुशंसा पर? भूरिया समिति की अनुशंसा पर, ठीक है। ये ध्यान देना है। 13वां है, 73वां संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन के बिल से हुई थी? तो वैधानिक शुरुआत 64वें संविधान संशोधन से हुई थी, ठीक है। 64वें संविधान संशोधन राजीव गांधी की सरकार में शुरू हुआ था, लेकिन राजीव गांधी की सरकार में लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास नहीं हो पाया था। उसके बाद यह बिल विपगत हो गया था। फिर 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया दोस्तों, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है। 14वां है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची का विषय? अब यहां पर आ गया, किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का विषय है, ठीक है। यहां से आपको जो जो चीजें एक्स्ट्रा मिलती हैं अपने नोटबुक में उसको तुरंत नोट करिए दोस्तों, ठीक है, वरना ऐसे पढ़ेंगे तो भूलता चला जाएगा। जब तक आप उसको नोट नहीं करेंगे तब तक चीजें नहीं याद होंगी, ठीक है। 15वां है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? तो 64वें संविधान संशोधन के द्वारा पहल की शुरुआत की गई थी, लेकिन संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत, ठीक है। और कब ऐड हुआ था? 24 अप्रैल 1973। इंपॉर्टेंट है। 16th है, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के बाद किस राज्य में प्रथम पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी? मतलब 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश में आ जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। 17वां है, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। स्थानीय स्वशासन क्या है? कह रहा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र है क्या स्थानीय शासन? नहीं। संघवाद का? नहीं। प्रशासकीय प्रत्यायोजन का? नहीं। जो स्थानीय स्वशासन है वो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक स्वरूप है, ठीक है। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। 18वां है, पंचायत को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया? तो हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है, ठीक है। 16 अनुच्छेद है टोटल, ठीक है। तो कौन सा अनुच्छेद? 243 के तहत, ठीक। 19वां है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश
बलवंत राय मेहता समिति 1957 में की थी। अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायत के सुझाव दिया गया था। सिंघवी समिति ने दोस्तों 1986 में सिंघवी समिति ने अनुशंसा की थी पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया जाए दोस्तों, ठीक है। GV.K. राव समिति ने अनुशंसा की थी कि पंचायतों में निरंतर रूप से चुनाव की व्यवस्था हो, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। 20वां है पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है। पंचायत समिति दोस्तों मध्यवर्ती स्तर पर गठित होती है, मतलब खंड स्तर पर गठित होती है, ठीक है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, जिला स्तर पर जिला पंचायत होती है, ठीक। 21वां है 73वें संविधान संशोधन में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1992 में भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। हम लोग यहां से समझ सकते हैं 1991 में LPG आया था, ठीक है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण आया था। तो उस समय प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, ठीक है। तो यहां से ये चीज हमको रिलेट कर लेनी है। 22वां है संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम सभा के बारे में प्रावधान किया गया है? ग्राम सभा का हम लोग अभी ऊपर देख चुके, अनुच्छेद 243 में किया गया है, ठीक है। 243B में क्या गया? बी में बीच वाला गायब हो जाता था, 20 लाख से वाला, ठीक है। तो बी में पंचायतों का संगठन है, सी में संरचना है, डी में आरक्षण है, ठीक, याद हो गया। 23 है पंचायती राज व्यवस्थाओं की कार्य शक्तियां किस अनुच्छेद में? कार्य और शक्तियां दोस्तों अनुच्छेद 243G में है दोस्तों, ठीक है। ई में क्या है? अभी ऊपर देख चुके, कार्यकाल है। एफ में क्या है? अयोग्यता है, ठीक, ये चीज ध्यान देनी है। 24वां है पंचायती राज संस्थाओं की कार्य सूची में कुल कितने विषय? बहुत इंपॉर्टेंट है, कुल 29 विषय हैं दोस्तों। 11वीं अनुसूची 29 विषय है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 25वां है पंचायत एक्सटेंडेड टू शेड्यूल्ड एरियाज 1996 कानून जो है किसकी सिफारिश पर निर्मित हुआ था? तो अभी ऊपर देख चुके भूरिया समिति की अनुशंसा पर, ठीक। 26वां है भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो जब ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1973 को, ठीक है, 1973 को, तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ठीक। 27वां पंचायत चुनाव कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? तो कितने वर्ष के अंतराल पर? 5 वर्ष के अंतराल पर होता है, जैसे संसद का, जैसे लोकसभा का, वैसे ही इनका। और कार्यकाल किस अनुच्छेद में? 243E में है कार्यकाल, ठीक। 28वां है संविधान के अनुच्छेद, अच्छा, ABCDEFGH में IJK में क्या है? ये सब थ्योरी में पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। आपको कुछ नहीं याद करना है, बस जैसे हमको याद है आपको भी ऐसे एक है बार में याद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये नहीं कि हमने बहुत रटा है, इसको बड़े आराम से याद हो जाएगा, जैसे हमने याद किया था वैसे ही आपको बताए हैं, ठीक है। 28वां है संविधान के 73वें संशोधन के तहत कौन सा कथन गलत बताना है? ठीक है, पंचायत के नियमित चुनाव कराने का प्रावधान है, सही बात है, लेकिन गलत पूछा है। महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण का प्रावधान है, सभी स्तर पर आरक्षण है, ठीक है, सही बात है। राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायत को फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण का प्रावधान है, ये भी सत्य स्टेटमेंट है, हम लोग पढ़ चुके हैं। 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायत की शक्ति अनिवार्य रूप से हस्तांतरण का प्रावधान है, ये भी सत्य है दोस्तों। तो पूछा गलत है तो, और छठा और पांचवा विकल्प है उपयुक्त, तो सभी सही है, तो यही सही स्टेटमेंट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 29वां है संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायत को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य किस अनुसूची में है? तो वो 11वीं अनुसूची में है, ठीक। 30वां है पंचायत की संरचना के संबंध में उपबंध करने का अधिकार किसको है? तो पंचायत की संरचना के बारे में उपबंध राज्य विधानमंडल करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और संरचना किसमें है? सी में, सी संरचना है, ठीक है, हिसिंग साउंड आ रहा है, ठीक। 31वां है पंचायत अधिनियम या अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार या पेशा एक्ट या पंचायत एक्सटेंड टू शेड्यूल्ड एरियाज के अंतर्गत ग्राम सभा की भूमिका के संदर्भ में कौन सा कथन गलत बताना है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्र में भूमि हस्तांतरण को रोकने की शक्ति है, ये सही बात है, पेशा एक्ट के तहत प्रावधान ये दिया गया है, ठीक है। और पेशा एक्ट 5वीं अनुसूची के तहत राज्यों को प्राप्त है, 10 राज्य हैं, ठीक। ग्राम सभा के पास लगभग वन उपज का स्वामित्व होता है, ठीक, लघु वन उपज का, लगभग नहीं, लघु वन उपज का स्वामित्व होता है, ये भी सही स्टेटमेंट है, ठीक है। सी है अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पता अथवा पर्यवेक्षक लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है, ये गलत हो जाए। किसी भी खनिज को नहीं दोस्तों, केवल और केवल लघु खनिज को दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और उपयुक्त सभी कथन सही है, ये गलत है, मतलब कौन सा कथन, मतलब ये नहीं है, ठीक है, मतलब सी स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा, ठीक। उपयुक्त सभी कथन सही नहीं है, मतलब सी स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहां पर लघु खनिज क्या होता है? अब लघु खनिज जैसे संगमरमर हो जाता है, ग्रेनाइट हो गया, बलुआ पत्थर, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार,
सिलिका सैंड हो गया, ये सब क्या है, लघु खनिज। और बड़े खनिज जो होते हैं जैसे पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, डीजल हो गया, ये सब वृहत खनिज है। ठीक है। 32वां है, पंचायत की संरचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पूरा स्टेटमेंट ढंग से पढ़ना, पता था सही इतना ही पढ़ के निकल लिए और नहीं करके चले आए। ठीक, तो कह रहा है कौन सी संरचना, संरचना सी में है। ठीक, कौन सा सही है। किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपबंध कर सकता है, विधानमंडल कर सकता है, सही स्टेटमेंट है, लेकिन गलत पूछा है। ग्राम सभा गांव स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है, ये भी सही स्टेटमेंट है। ठीक, हम लोग पढ़ चुके हैं, ये बी में है, ये 243 ए में है। ठीक है। प्रत्येक राज्य ग्राम, मध्य और जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा। प्रत्येक राज्य करेगा दोस्तों, ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 243 बी में हम लोग पढ़ चुके हैं, बी में बीच वाला गायब हो जाएगा, मतलब मध्य स्तर वाला गायब हो जाएगा। कब? जब उसकी जनसंख्या 20 से 20 लाख से कम होगी। मतलब जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी उस राज्य में मध्यवर्ती स्तर की पंचायत नहीं होगी। तो मतलब प्रत्येक राज्य में मध्यवर्ती स्तर की पंचायत नहीं होती है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और यही आंसर सही हो जाएगा। 12 से 20 लाख, 12 से अनुच्छेद 243 और 12 से बीच वाला स्तर गायब हो जाता है। ठीक है, तो ये बा आ रहा है। ठीक, ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक, अब डी है, जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वे मध्य स्तर पर पंचायत का गठन नहीं कर सकते। अभी ये स्टेटमेंट में बता चुके हैं। ठीक है, तो ये वाला सही है, लेकिन गलत पूछा है तो सी स्टेटमेंट आंसर हो जाएगा। 33वां है, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है। संरचना अनुच्छेद 243 सी में बताना है। ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना होगी, गलत बात है, 3 स्तरीय संरचना होती है। ग्राम और खंड स्तर पर स्थानीय स्वशासन की 2 स्तरीय संरचना, गलत बात है। ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना होती है, ये सही है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। ग्राम, खंड, जिला और राज्य स्तर पर चतुर्स्तरीय संरचना होगी, गलत है, 3 स्तरीय संरचना होती है। ठीक है, बलवंतराय मेहता समिति ने अनुशंसा की थी। ठीक। 34वां है, वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत गठित नहीं की जा सकती है। अभी पढ़ चुके हैं 243 बी के तहत 20 लाख रुपया, 20 लाख जनसंख्या। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। 35वां है, पंचायत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। 50% सीटें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, सही पूछा है, गलत बात है, ये 33% सीटें आरक्षित होती हैं। ठीक है। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग शामिल होते हैं, ये भी गलत है। निर्वाचक नामावली में जिन लोगों का नाम शामिल होगा उन्हीं से मिल करके ग्राम सभा नामक निकाय गठित होती है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी, ये सही स्टेटमेंट है, तो ये सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन सही है, ये गलत है, सभी कथन नहीं सही है। ठीक है। 36वां है, भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल 243 ई में दिया गया है। ठीक है, और कार्यकाल 5 वर्ष कब होता है, प्रथम अधिवेशन की तिथि से। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा, प्रथम अधिवेशन की तिथि से कार्यकाल शुरू हो जाता है। 37वां है, समय पूर्व पंचायत का अगर विघटन होता है तो विघटन करने पर कितने समय के भीतर निर्वाचन कराया जाना अनिवार्य होता है, तो 6 माह के भीतर निर्वाचन कराया जाना अनिवार्य होता है। ठीक है, और अगर 6 माह के भीतर निर्वाचन कराया जाता है तो जो पंचायत का गठन होता है वो शेष समय के लिए होता है। लेकिन अगर पंचायत के कार्यकाल समाप्त होने के 6 महीने पहले ही पंचायत का विघटन होता है तो पंचायत, नवनिर्मित पंचायत जो होती है वो पूरे 5 वर्ष के लिए गठित होती है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। 38वां है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। जन स्वास्थ्य है, स्वच्छता का प्रबंध है, जन उपयोगी सेवाएं ये भी है, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण ये नहीं है दोस्तों, ये राज्य सूची का विषय है और राज्य विधानमंडल देखती है इसको। ठीक है। 39वां है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। पंचायती राज संस्थाओं की शक्ति के अंतर्गत भूमि सुधारों का क्रियान्वयन आता है, न्यायिक पुनरीक्षण नहीं आता है दोस्तों, ये तो न्यायिक पुनरीक्षण यही आंसर हो जाएगा, ये तो सर्वोच्च न्यायालय का काम है न्यायिक पुनरीक्षण, है कि नहीं, ध्यान देना है। और निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन ये तो आता है, जन उपयोगी सेवाएं ये भी आता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 40वां है, पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो पंचायतों का चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 41 है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है, तो महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या 1/3 है, और किसमें है,
अनुच्छेद 243 डी में है, डी में रिजर्वेशन है, बस इतना ध्यान रखना है, डी में रिजर्वेशन है। ठीक। 42वां है, पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों के आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? हम लोग पढ़ चुके हैं, अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होता है, और दिल्ली में भी अनुसूचित जनजातियों के संबंध में आरक्षण लागू नहीं है, ये भी पढ़ चुके हैं। ठीक है। 43 है, संविधान के किस प्रावधान के तहत महिलाओं को पंचायत में 1/3 प्रतिनिधित्व दिया गया? मतलब आरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया? डी में दिया गया है, तो 243 डी में। सी में क्या है? सी संरचना है, हिसिंग साउंड आ रहा है। बी में बा से 20 लाख, और 20 लाख मतलब बा से बीच, मतलब मध्यवर्ती स्तर गायब हो जाता है, मतलब पंचायतों के गठन की बात की गई है। ठीक है। 243 ए में क्या है? ए में है राज्य विधानमंडल ग्राम सभा से संबंधित कानून बनाता है। ठीक है। 44 है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का पंचायती राज नामकरण किस भारतीय नेता के सुझाव पर दिया गया था? मतलब किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? तो महात्मा गांधी के सुझाव का परिणाम था दोस्तों। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक। 45वां है, पंचायती राज व्यवस्था से निम्न में से कौन सी समिति संबंध नहीं है? मतलब पंचायती राज व्यवस्था से निम्नलिखित में से कौन सी समिति संबंध नहीं रखती है? अशोक मेहता समिति हम लोग पढ़े 1977 में आई थी, ये तो है। संथानम समिति 1963 में आई थी, ये भी है। गॉडगिल समिति 1988 में आई थी, ये भी सही है, क्योंकि 1/8 इस गा को संदर्भित कर रहा है और 1/8 इस गा को संदर्भित कर रहा है, रीजन लग गई यहां पर। गॉडगिल समिति 1988 में। VKRV राव समिति नहीं थी, VKRV राव दोस्तों आर्थिक मामलों से संबंधित समिति। ठीक है। GVK राव समिति थी। ठीक है, GVK राव समिति थी दोस्तों पंचायतों से संबंधित। ठीक। 46 हो जाता है, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की सिफारिश किस समिति ने दी थी? तो पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति 1986 हिसिंग साउंड आ रहा है, 86 सिंघवी संवैधानिक, तो 86 में आई थी सिंघवी समिति ने संवैधानिक दर्जा देने की बात पंचायतों को की थी। आसान है याद करना दोस्तों, है कि नहीं। 47वां है, एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित कौन करता है? राज्य चुनाव आयोग नहीं, राज्य सरकार करती है, मतलब राज्य विधानमंडल करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पंचायत समिति के सदस्य होते हैं कौन? ग्राम पंचायत के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। पंचायत समिति के सदस्य हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जितने भी पंचायत होती हैं, ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत मतलब खंड पंचायत, मतलब पंचायत समिति या जिला स्तर की पंचायत, उसके जितने भी अध्यक्ष होते हैं सब अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। आ से अध्यक्ष, आ से अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। और जितने सदस्य होते हैं सब प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। ठीक है, तो जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत कोई सवाल नहीं, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, यही सही हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अब हम लोग यहां से एक चीज देखें, जो हम लोगों के गांव में जो मुखिया होते हैं वो तो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, लेकिन अभी हम बताएं कि जितने भी अध्यक्ष होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो अध्यक्ष जितने होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, लेकिन इस संदर्भ में ग्राम पंचायत के मुखिया किस हिसाब से चुने जाएंगे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, उनके चुनाव की रीति क्या होगी वो राज्य विधानमंडल तय करती है। ठीक है, इसलिए हमारे उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था में जो पंचायत के मुखिया होते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल ने ऐसा नियम बनाया है कि इनको प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। ध्यान में आई बात, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन अमूमन जो अध्यक्ष होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, चाहे पंचायत समिति के अध्यक्ष हों अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे, सदस्य लोग मिलकर के चुनेंगे, और जो जिला स्तर के, जो जिला पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं उनको भी समितियों के सदस्य लोग चुनते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक, ध्यान दीजिएगा यहां से। 49 है, जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता। अब देखिए वही चीज आ गई अभी जो एक्सप्लेन किए, प्रत्यक्ष रूप से उन व्यक्तियों के द्वारा जिनके नाम क्षेत्र पंचायत के निर्वाचन सूची में शामिल है, क्षेत्र पंचायत की निर्वाचन सूची में शामिल है, ऐसा नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से तो चुने नहीं जाते, अप्रत्यक्ष चुने जाते हैं। ये अध्यक्ष है, आ से अध्यक्ष, आ से अप्रत्यक्ष होता ही है। पंचायत के सदस्यों द्वारा अपनों में से, ये सही है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जिला पंचायत के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सदस्यों के द्वारा अपने में से यदि उनके लिए सुरक्षित है, ये नहीं है। हालांकि इनको आरक्षण प्राप्त है, SC ST को आरक्षण प्राप्त है, लेकिन अपने में से ही नहीं चुनेंगे, ये सभी में से चुनेंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा। ऐसे जिला पंचायत की पिछड़ी जाति के सदस्य द्वारा अपनों में से ही नहीं, अपने में से ही नहीं चुनेंगे कि पिछड़े वर्ग के अपने में से ही चुन लेंगे, सब में से चुनेंगे जो जो होंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। 50वां है, पंचायत के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण कौन करता है? निर्वाचन, तो
तो निर्वाचन आयोग करेगी। कौन सा निर्वाचन आयोग? राज्य निर्वाचन आयोग करेगा, है कि नहीं? आसान है, पर प्रश्न ही कह रहा है कि इसका उत्तर ये है। 51 है, पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, और निर्वाचन आयोग के गठन की बात की जाती है राज्य विधानमंडल के द्वारा दोस्तों, ठीक है। 52वां है, यदि पंचायत चुनाव में मतदान के पूर्व किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? हो सकता है ऐसा, मान लीजिए प्रधान के लिए कई लोग खड़े हैं और किसी के साथ ऐसा हो गया तो क्या होगा? तो क्या मतदान स्थगित हो जाएगा? हो सकता है। मतदान स्थगित नहीं होगा, यह भी हो सकता है, लेकिन देखते हैं दोनों स्थिति कब होती है। यदि केवल एक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित हो जाएगा, यह सही है। अगर केवल एक, मतलब दो ही लोग केवल खड़े हैं, केवल ए और बी खड़े हैं, अगर बी की या ए की किसी एक की भी मृत्यु हो जाती है तो अब तो ये अकेले बच गए, निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगे, तो इस संदर्भ में मतदान स्थगित हो जाएगा, क्योंकि निर्विरोध नहीं होना है। तो ये सही स्टेटमेंट है। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी शेष हों तो मतदान स्थगित नहीं होगा, सही बात है। अगर ए खड़े हैं, बी खड़े हैं, सी खड़े हैं, अगर सी की मृत्यु हो जाती है या किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो दो तो हैं ही, तो निर्विरोध निर्वाचन नहीं होगा, मतलब दो लोगों में से चुना जाएगा। तो अगर शेष बचे अभ्यर्थी एक बचते हैं तो निर्वाचन स्थगित होगा, और अगर शेष बचे अभ्यर्थी एक से अधिक हैं तो निर्वाचन स्थगित नहीं होता है। तो मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है, मतलब सी और डी दोनों सही है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 53 है, पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। वोट डालने के लिए न्यूनतम 18 होनी चाहिए। लोकसभा के लिए 25 होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए 30 होनी चाहिए। राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के नियुक्त होने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि पिछले क्लास में भी इसका क्वेश्चन, इसका आंसर पूछे थे, आप लोगों ने इसका जवाब नहीं दिया था दोस्तों, ठीक है। तो फिर पूछ रहे हैं, इसका जवाब की जरूर दीजिएगा। 54 है, पंचायत की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो वित्त आयोग का गठन दोस्तों राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 55 है, राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी कौन होता है? राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच जो राजस्व का बंटवारा होता है ये राज्य वित्त आयोग करता है कि नहीं? तो राज्य वित्त आयोग करेगा, ठीक, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 56 है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज 1996 कानून कितने राज्यों में लागू होता है? तो 10 राज्यों में लागू होता है। पिछले क्लास में पूरे मैप के साथ बता चुके थे, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा दोस्तों, ये 10 राज्य हैं जहां पर पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज लागू होता है। मतलब 5वीं अनुसूची के तहत ये 10 राज्य आते हैं, और इन 10 राज्यों में पंचायत किस प्रकार से लागू होगा, पंचायती राज अधिनियम किस प्रकार से लागू होगा, उसके लिए पंचायत एक्सटेंडेड टू शेड्यूल्ड एरियाज 1996 का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों हम लोगों का 56 क्वेश्चन के माध्यम से पूरा पंचायती राज बहुत अच्छे से रिवाइज हो गया है। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी इसमें रखे गए हैं। तो उम्मीद है आपको सेशन एक बार फिर से पूरा रिवाइज हो गया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा, और चीजें कई बार रिवाइज होंगी, याद हो गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में वन लाइनर के साथ। जय हिंद, जय भारत।